Today we are going to study Geography Class 8 Chapter 2 Natural Resources Land, Water and Soil and Wildlife. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सॉइल. सॉइल क्या होता है? सॉइल इज़ अ पार्ट ऑफ अ लैंड. जो हमारी भूमि होती है उसका एक हिस्सा होता है सॉइल, जो मिट्टी होती है. द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पे हमारा जीवन डिपेंड रहता है, वो कौन कौन सी हैं? लैंड, सॉइल एंड वाटर. ये इस पे क्या है? हमारा जीवन डिपेंड है. और पृथ्वी पे रहने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. और हमें इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मतलब उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि हम इसको प्रिजर्व करके रखें, यानी कि स्टोर करके रखें, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी फ्यूचर में हमें ये काम आ सके. इनका ज़्यादा हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए. लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकेम ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन मोस्ट देयर नीड फ्रॉम इट. अब लैंड नहीं होगा, अगर ज़मीन नहीं होगी तो जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, ह्यूमंस, वो रहेंगे कहाँ? तो जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. चलो वो रहते हैं, ठीक है. अब उसके लिए उस लैंड पे रहते हैं. अब उसके लिए उन्हें क्या है, जो लैंड है वो फर्टाइल भी होना चाहिए, मतलब कि उपजाऊ भी होना चाहिए. अगर हम उस पर रह रहे हैं और रहने के साथ साथ उस पर हम कल्टीवेशन भी करेंगे, खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर है वो करेंगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए, अब रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अब रह रहे हैं कहीं पे तो हमें खाना तो खाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं हम? फर्टाइल जो लैंड होता है उसका भी ज़रूरत होती है हमें. अब मिनरल्स यूज फॉर माइनिंग, जो खान वगैरह होती हैं उनके लिए, जो जितना भी हमारा क्रूड ऑयल वगैरह होता है उनके लिए हमें क्या है, उसके लिए भी ज़मीन जो है चाहिए होती है. इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. द रकेज ऑफ टोपोग्राफी स्लैब और माउंटेन लो लेइंग एरियाज. अब क्या है कि माउंटेन्स भी है ज़मीन पे, लो लेइंग एरिया वगैरह भी है, सब कुछ है. लैंड कवर्स 29% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. लैंड ने हमारे जो पृथ्वी का टोटल सरफेस एरिया में से कितना हिस्सा कवर कर रखा है? 29%. लैंड यूज़, अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ के बारे में कि लैंड यूज किस किस लिए करा जाता है. द सरफेस ऑफ अ लैंड नॉट यूनिफॉर्म हाइट ऑफ अपेयरेंस ओवर लार्ज एरिया, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, मेजर लैंडफॉर्म, कॉन्टिनेंट्स. लैंडफॉर्म ओनली वेरी साइज एंड शेप प्लेस टू प्लेस. अब क्या है, अब माउंटेन की शेप अलग है, जो प्लेन्स होते हैं उनकी शेप अलग है, प्लेट्यूज की अलग है, जो सबकी शेप है वो अलग अलग बनी हुई है. दे ऑल्सो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. सडन चेंज आर बॉट अबाउट द अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड. अब जैसे अब इनकी कई बार ये होता है कि साइज़ वगैरह जो वो चेंज हो जाते हैं. अब वो कैसे हो जाते हैं? मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर जो ज्वालामुखी है वो फट जाता है, तो इससे क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लार्ज अफेक्ट हो जाता है उस पर, और उसमें चेंजेस आ जाते हैं और उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़. अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे लैंड को मतलब इफेक्ट करते हैं? पहला हमारा फिजिकल फीचर्स, ठीक है. फिजिकल फीचर जैसे रिलीफ फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, स्लॉप्स, लैंड ऑफ एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट, कवर ह्यूमन हैबिटेशन, पुट द लिमिट ऑन लैंड यूज़. अब इंसान सारी जगह पे तो रहते नहीं हैं, ठीक है. अब कुछ जगहों पे क्या है, लैंड पे 29% जो हमारा है लैंड एरिया है उसमें माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी हैं, रिवर्स भी हैं, स्लोप्स हैं, फॉरेस्ट भी हैं. और इसमें क्या है, लोगों के हैबिटेशन के लिए, यानी कि लोगों के रहने के लिए जगह जो है वो बहुत कम पड़ जाती है. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रॉक्स. जो रॉक्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है. जैसे हमारा हो गया सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इग्नोइस रॉक्स हो गया, मेटाफॉर्मिक रॉक हो गया. ये अलग अलग प्रकार के रॉक्स होते हैं जो चट्टान होती है. नेक्स्ट है हमारा स्लॉप्स. ह्यूमन हैव जनरली प्रीफर्ड जेंटल स्लॉप्स फॉर हैबिटेशन एज वेल एज एग्रीकल्चर. अब लोग क्या करते हैं, ऐसी ज़मीन क्यों पसंद करते हैं कि जहाँ पे एग्रीकल्चर संभव हो? क्योंकि वहाँ पर उनको सर्वाइव करना आसान होता है, वहीं पे वो खेती करते हैं और वहीं पे इजीली रह सकते हैं. क्लाइमेट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग लैंड यूज. इट इफेक्ट टू क्रॉप ग्रोथ, हैबिटेशन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस. कोल्ड एरिया आर द रीजन एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राइड क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट आर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. अब क्लाइमेट इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि मान लो अगर ज़्यादा ठंडा एरिया है तो उसमें भी क्या होगा, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी. तो ना तो ज़्यादा ठंडा एरिया होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ताकि अब क्योंकि वो एरिया जो होता है अनसूटेबल फॉर हैबिटेशन के, वो जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनके रहने के लिए अनसूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर वो खेती भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं और भी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन नीड्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन लाइन्स एंड कल्टिवेशन, ओवरकमिंग क्लाइमेट बैरियर्स, इकोनॉमी, वेल बीइंग, टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिटरमाइंड यूज. अब क्या है, ऐसी जगह भी होनी चाहिए कि जहाँ पर ये जो ह्यूमंस नीड, जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि
रोड भी होने चाहिए, वहाँ पे रेलवे भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लाइंस भी होनी चाहिए, कल्टीवेशन की ज़मीन होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी अच्छी होनी, मतलब इंडस्ट्री वगैरह हो, अगर लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनके पास ये होना चाहिए ना कि काम धंधे के लिए भी सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू अ डेक्लाइन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टीवेशन लैंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अब लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, भूमि का जो है भूमि अवकरण हो जाता है, इसमें ख़त्म हो जाता है, मतलब कि जो उसमें यूटिलाइज प्रोडक्टिविटी यानी कि फर्टिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन रिजल्ट फॉर अनसूटेबल एंड अनसाइंटिफिक डिग्रेडेशन रिजल्ट फॉर लैंड यूज़। अब इसमें क्या होता है कि अब भूमि अवक्रमण जो होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, इसमें क्या है, अब प्रोडक्टिविटी तो रहती नहीं है तो लोगों को उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि खेती जब हो नहीं सकती तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस, द फॉलोइंग स्टेप कैन बी लॉन्ग वे कंजर्वेशन ऑफ रिक्लेमिनेशन ऑफ लैंड, एवोपोरेशन एंड कंट्रोल द ओवरग्रेजिंग। अब उसमें क्या करना चाहिए हमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि हमें भूमि जो वन वगैरह हैं, हमें जो जंगल हैं उनके पेड़ वेड़ ना काट के उनमें ज़्यादा से ज़्यादा और पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, और जो भी ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस एंड स्टेबलिश ऑफ डेसेंडेंट्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो इन्वायरमेंटल जितने भी हैं वो सभी खेत मतलब खलिहानों को ख़राब नहीं करना चाहिए, और सब चीज़ों को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर संभाल के रखनी चाहिए। सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल रिसोर्सेज में सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट के सॉइल रिसोर्स में क्या, सॉइल क्या है, सॉइल जो है हमारी अर्थ जो होती है उसके सबसे वाली ऊपर जो टॉप लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉइल। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, सॉइल इज़ द मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। अब सॉइल क्या है, ये एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब इसमें क्या है, मीडियम प्लांट ग्रो, अब इसमें जो प्लांट है वो भी ग्रो करते हैं। प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लैंड क्रिएचर, अब जो भी पृथ्वी पे लोग रहने वाले लोग होते हैं उन सब के लिए क्या होता है, अब मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है तो फसल होगी, और फसल होगी तो जितने भी जो मतलब कि प्राणी हैं जो भूमि पर रहते हैं उन सबको खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता रहेगा। तो सब लोग मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सब लोग किस पे डिपेंड करते हैं, वो मिट्टी जो होती है उस पर डिपेंड करते हैं। Soil formation, soil is formed by the physical, chemical and biological changes that keep place continuously in the soil layer. Formation of can be divided into 3 stage. अब soil formation जो है उसको 3 टाइप स्टेज में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, the soil formation being the breakdown rocks and at the surface। अब जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑर्गेनिक लेव, अब वो क्या है, अब वो टूट गए हैं तो उसका क्या है, एक मतलब कि वो बन जाते हैं, एक लेयर सी बन जाती है जिसमें कि बैक्टीरियन अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्ट ऑन द रिमेन्स प्लांट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म। अब जैसे कि खाद वगैरह होती है उसमें मिल जाती है तो वो पूरा का पूरा एक जैसा सा हो जाता है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, ह्यूमन्स हेल्प लूज सॉइल ग्रेन्स टू स्टे टुगेदर एंड मेकिंग अ सॉइल मोर फर्टाइल। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि अब पहले वो चट्टान टूटी, अब उसमें क्या है कि जितना भी खाद वगैरह वो सब मिल गया, अब उससे क्या है वो जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है, मतलब कि वो उससे अच्छी तरह से उसमें कुछ भी चीज़ हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। द टॉप सॉइल इज ऑलवेज एक्सपोर्ट द जाइंट ग्रेडिएशन, देयर आर रनिंग वाटर, वाइंड ग्लेशियर, सी वेव्स, करंट कीप एक्सेट्रा रिमूव। मिट्टी जो होती है, मिट्टी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। मिट्टी के अभाव के कारण जो कुछ ऐसी प्राकृतिक कारणों के द्वारा मिट्टी जो है वो टूट टूट के गिरना शुरू हो जाती है और उसमें पानी में बह जाती है, मतलब जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से टूट जाती है पूरी और वो पानी के साथ वो बह जाती है। सो क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द वेरियस टाइप। अब फर्स्ट टाइप है हमारा शीट इरोजन, व्हेन अ शीट लेयर ऑफ अ सॉइल रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया रनिंग वाटर कॉल्ड शीट इरोजन। अब क्या होता है कि मिट्टी जो है वो टूट गई है और बहुत ज़्यादा पानी जो आ रहा है उसके साथ वो बहती जा रही है, इसको बोलते हैं शीट इरोजन। अब गुली इरोजन इज द वाटर रेगुलरली अराउंड डिफाइंड द पाथ ऑफ द स्लॉप्स। अब जैसे रोड वोड पे क्या होता है, बारिश वगैरह आ रही है और मिट्टी है जो आसानी से बह रही है। रील इरोजन इज अ रील अपेयर द इंक्रीज द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड द रील इरोजन। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले एवोपोरेस्टेशन, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको कट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग टेक्निक्स। अब फार्मिंग टेक्निक्स में क्या है, हमें अलग अलग प्रकार से कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे प्लगिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, टेरेसिंग हो गया, और ये अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें, जैसे कि
मिट्टी, जैसे अब ये मिट्टी है, अगर बरसात हो रही है, अगर हम खेती भी कर रहे हैं, उसमें पानी लगा रहे हैं, तो वो उससे बह के ना जाए, वो वहीं पे स्टोर होके रह जाए, ठीक है। अब रॉक डैम, रॉक फ्लड द स्लो एंड वाटर फ्लो। अब जैसे कि अब रॉक डैम के अलग अलग वो बना देने चाहिए जिससे कि पानी वहाँ पे स्टोर होके रह सके। तो ये सारे के सारे जो है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के हम कैसे उसको अपने पास रख सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज़ वर्चुअल रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये दोबारा से होता रहता है, ये नहीं कि लिमिटेड है, ये हमारे पास है। 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 पार्ट जो है किससे कवर है, वो पानी से कवर है। दिस वाटर इज़ 2 टाइप्स। पानी जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक है हमारा सॉल्ट वाटर, नेक्स्ट है हमारा फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर जैसे कि ओशनिक, यानी कि जो द ओशन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। द salinity in marine water makes uniform human consumption countries middles using the डेस्टलाइन ऑफ प्लांट एंड मरीन। अब जैसे कि सॉल्ट वाटर है, सलीन वाटर क्या होता है, ये मछली वगैरह जो होती है समुद्र में, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, द 3 एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्कल होता है कि बरसात होती है, पानी नीचे गिरता है, फिर वो भाप बन के दोबारा से ऊपर जाता है, फिर बरसात होती है, ये क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्कल होता है। अब जो हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एज फॉलो, फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर का क्या होता है कि ये बहुत लिमिटेड 1% जो हमारे पास पानी है वो फ्रेश वाटर होता है, जिसको हम पीने योग्य समझते हैं, ठीक है, जो हमारे काम आता है। अब नेक्स्ट है हमारा 2% वाटर, हमारा कौन सा, आइस कैप्स, जैसे कि हमारे ग्लेशियर्स हो गए, जो बर्फ़ जमी रहती है माउंटेन्स में, ये सब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर इन एटमॉस्फेयर, ओनली टीनी फ्रैक्शन 0.001% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन गैसेस फॉर्म, वेपर इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस की फॉर्म में हमारे पास कितना वाटर होता है, 0.001% वाटर होता है। वाटर इन ओशंस, अब समुद्र में कितना वाटर है, 97% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन ओशन, सीज एंड सॉल्ट वाटर लेक। 97% जो पानी है वो समुद्रों में, महासागरों में और झीलों में पाया जाता है, जो सॉल्ट वाटर होता है। इट कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, और जिसने कि अर्थ सरफेस का 71% भाग जो है वो कवर कर रखा है। ऑन द प्लांट अर्थ वाटर फाउंड इन ऑल 3 गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। पानी जो है हमें 3 फॉर्म से मिलता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ जैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एक्सेस ऑन द नैरो जोन ऑन द कॉन्टिनेंट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पर, किसके बीच में स्थित होती है, वो जो लिथोस्फीयर होता है और जो हाइड्रोस्फीयर होता है उसके बीच में स्थित होती है। अब जैसे हमारा हो गया प्लांट और वाइल्ड लाइफ का ले लेते हैं, हमारा इसका मेन जैसे कि फ्लोरा और फौना हो गया, ठीक है। फ्लोरा से जैसे आप जान सकते हैं, फ्लोरा मतलब कि जितने भी हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, वो प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे किस में होते हैं, फ्लोरा में। जैसे कि अगर हमें कुछ भी खाने पीने के लिए चाहिए या कुछ भी चाहिए जो भी हमें प्लांट वगैरह से मिलता है, वो सारा का सारा हमारा किस में इंक्लूड होता है, फ्लोरा में। और फौना हो गया हमारे जैसे कि एनिमल्स, जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है। अब उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अगर हमें मिल्क चाहिए और अगर बटर चाहिए, घी चाहिए, जो भी है उनसे मिलने वाली फ्लैश चाहिए, एग्स चाहिए, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, फौना में आते हैं। मतलब कि ये हमारे वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।